डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के पहले पेपर में आप लोगों का स्वागत है। पहला प्रश्न है बाल विकास के अंतर्गत आयु। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरा अवस्था तक अध्ययन किया जाता है 0 से 18 वर्ष तक। जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में आता है तब से शुरू होके जब वह 18 वर्ष तक की आयु को पूरा कर लेता है वह बाल विकास के अंतर्गत आता है। बाल विकास के अंतर्गत उम्र को हम 4 भागों में मुख्यतः बांटते हैं। पहला है गर्भावस्था। 9 माह की उम्र तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और यहाँ पे भी माँ के खान पान वातावरण का उस बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। दूसरा शैशवा अवस्था, जिसको पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था कहा है, 0 से 2 वर्ष तक रहता है, जिसमें बच्चा जो है द चाइल्ड लर्न द फर्स्ट लेसन ऑफ लव एंड अफेक्शन विद द किसेस ऑफ हिज और हर ममा, जिसमें बच्चा जो है प्रेम और लगाव का पहला पाठ अपने माता से सीखता है। बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। शैशवा अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। कुछ मनोवैज्ञानिक शैशवा अवस्था को 0 से 6 मानते हैं और बाल्यावस्था को 6 से 12 मानते हैं, लेकिन बाल्यावस्था मुख्यतः 2 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है और किशोरा अवस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी जाती है। इस उम्र तक के बच्चों का अध्ययन जो है बाल विकास में किया जाता है और इस समय तक बच्चा जो है लगभग सारी चीज़ें सीख जाता है। 40 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे और 40 प्रश्न को मात्र हमने 82 प्रश्न दिया है, उसमें से आपके पेपर में सारे प्रश्न आएंगे, इतना मेरा पूर्ण विश्वास है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। बुद्धि का विकास किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। हालांकि बुद्धि तो व्यक्ति को जीवन पर्यंत मिलती रहती है, लेकिन बुद्धि का विकास लगभग किशोरा अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में इसमें परिपक्वता आती है और आपको मालूम है कि 18 वर्ष के बाद की अवस्था जो है प्रौढ़ा अवस्था रहती है। एट लास्ट में जो है वृद्धा अवस्था आती है। प्रौढ़ावस्था में इसमें परिपक्वता, प्रौढ़ावस्था तक इसमें परिपक्वता आती है, लेकिन बुद्धि का विकास किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान में पूछा जाता है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। बच्चे बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं। एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 से 300 तक होती है। तो भैया 270 से 300 के बीच में जो भी आंकड़ा रहेगा उस पर आप टिक करिएगा। हाँ, अगर उसमें जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का विकल्प ए 270 है तो 270 कर दीजिएगा। अब बी जो है 305 है तो उस स्थिति में नीचे नोट लिख दीजिएगा कि एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 से 300 तक होती है। आयोग चाहे जो कुछ भी माने, लेकिन आपको 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। वयस्क होने पे छोटी हड्डियां आपस में जुड़कर मजबूत हड्डी बन जाती है और इनकी संख्या वयस्क मनुष्य में 206 हो जाती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 से 300 तक होती है। अगला क्वेश्चन है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीखने को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है तो प्रेरणा। जो सबसे पहले बच्चे को खुद की आंतरिक प्रेरणा होती है, जो माँ बाप के संपर्क में आने से बच्चे के अंदर पैदा होती है। इसके बाद योग्यता एवं रुचि का स्थान आता है, अर्थात उसकी योग्यता होगी तो उस चीज को वो कर पाएगा।
और रुचि होगी तब कर पाएगा। अब प्रेरणा देना पहले माता पिता का काम होता है, फिर उस स्थिति में बच्चे के अंदर जो है आंतरिक प्रेरणा खुद जो है जागृत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने की सही परिभाषा। अधिगम की परिभाषा बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, गेट्स व अन्य के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पेपर में आ रहा है। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। बेटा जीवन में हम अनुभव होता है और हम प्रशिक्षण लेते हैं। आप लोग खुद बीटीसी की ट्रेनिंग, डीएलएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयत्न या भूल के सिद्धांत को हम प्रयास या त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं। जीवन में हम बार बार प्रयत्न करते हैं और भूल जाते हैं। आप प्रयत्न कर रहे हैं, चीजों को याद किए होंगे, फिर भूल जाएंगे। यह प्रयत्न और भूल का सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी पूछेगा तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत वही है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालक के नैतिक विकास में निम्न तत्व प्रमुख रूप से आते हैं। पहला क्या होता है भैया? बच्चे का सामाजिक विकास। नैतिक विकास में सामाजिक विकास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात सामाजिक मूल्यों और आदर्शों को समझना। हमारे समाज में जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उन चीजों को समझना, यह जो है उसका नैतिक विकास कहलाता है। और दूसरे नंबर पे सही और गलत की समझ उसके अंदर होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे है आत्मनियंत्रण, अनुशासन। ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बालक के नैतिक विकास में निम्न तत्व प्रमुख होते हैं। पहला होता है उसका सामाजिक विकास, अर्थात समाज ने जो मूल्य और आदर्श बनाए हैं उन पे चलना। अब ये नहीं कि भारत में है, वेस्टर्न कंट्री को जो है फॉलो कर रहे हैं, माँ बाप कहीं दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी शादी खोजते हुए फिर रहे हैं, तो फिर आप नैतिक रूप से जो है परिपक्व नहीं है भैया। और सबसे पहले आपका पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिसमें 0 से 25 तक आपको विद्याध्ययन ही करना है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाइए। दूसरे नंबर पे सही और गलत की समझ। सही क्या है, गलत क्या है, यह माता पिता और सच्चे गुरु की कृपा से समझा जा सकता है। और तीसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आप देश के प्रति जो है एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, वह होता है आत्मनियंत्रण और अनुशासन। यह आपको जीवन में काफी आगे बढ़ाता है। आगे वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व मुख्यतः 3 प्रकार का होता है भैया। पहला होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा होता है उभयमुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी लोग एकांत और छोटे समूह में रहना पसंद करते हैं। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो अकेले रहना और छोटे समूह में रहना पसंद करते हैं। इनको ऊर्जा एकांत और छोटे समूह में मिलती है। यहाँ तक कि अंतर्मुखी लोग ऐसे होते हैं कि अपने माता पिता को भी छोड़ देते हैं और उनके जीवन का मात्र एक ही लक्ष्य रहता है कि नहीं, हम हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं। ऐसे व्यक्तित्व को आप अंतर्मुखी व्यक्तित्व ही कहेंगे भैया। अंतर्मुखी लोग एकांत और छोटे समूह में रहना पसंद करते हैं। इनको ऊर्जा एकांत और छोटे समूह से मिलती है। बहिर्मुखी लोग सामाजिक मेलजोल और बड़े समूह से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वे लोग बिना सामाजिक मेलजोल के रह ही नहीं पाएंगे। उनका बड़ा सा समूह होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्यतः 2 प्रकार के, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, लेकिन जिनके अंतर्गत ये दोनों गुण पाए जाते हैं वो उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है अंतर्मुखी होता है। अगर सिर्फ आप ही बताइए, आत्म केंद्रित रहता है और छोटे समूह से ऊर्जा प्राप्त करता है, एकांत में रहना पसंद करता है, उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, वो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। चिंतन के साधन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चिंतन क्यों करते हैं और चिंतन के साधन क्या है? सबसे पहली बात है भाषा। यदि किसी भाषा को जानेंगे तभी उस भाषा में हम चिंतन कर सकते हैं। और दूसरा, अब देखिए देवनागरी लिपि में जो है लिखी गई है, हिंदी भाषा है, प्रतीक और चिन्ह है, जो लिखा गया है यह प्रतीक और चिन्ह है और ये हमारे चिंतन के साधन में है। अब प्रत्यय, जब हमारा कंसेप्ट जिस पे रहेगा उसी पे तो हम चिंतन करेंगे। अब एक छोटा बच्चा जो है क्या करेगा भाई? कहा जाता है बड़ी प्यारी सी है ये छोटी सी उम्र, न नौकरी की चिंता न भाषा की फिक्र। तो भैया उस समय न नौकरी की चिंता न भाषा की फिक्र, तो बड़ी छोटी सी प्यारी सी उम्र है और उस स्थिति में भाषा अपने आप सीख जाता है। चिंतन के साधन में भाषा, दूसरे नंबर पर प्रतीक और चिन्ह और तीसरे नंबर पे जो होता है प्रत्यय। जब कंसेप्ट रहेगा, आपके पास कंसेप्ट बन रहा है तो आपको नौकरी की चिंता होगी। भाषा है तो भाषा और प्रतीक और चिन्ह, जब इन तीनों का सामान्यीकरण होता है तब चिंतन प्रभावशाली माना जाता है। भैया आप अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे ना तो आपके अंदर उतना महत्वपूर्ण चिंतन रहेगा ही नहीं, जहां साज वहीं बिहान। तो यह कंडीशन रहेगी और आप भौतिक सुखों के खोज में जो है घूमेंगे। अगला है बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? आप ही बताइए। अभिप्रेरणा इस समय जो न पढ़ने वाला रहेगा वो भी पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा भैया? उद्दीपक है, सामने आपका डीएलएड का पेपर है, आप टीचर बनना चाहते हैं। यदि आप गरीब बच्चे हैं तो आपकी आवश्यकता है, अगर अमीर हैं तो भैया उस स्थिति में माँ बाप करवा रहे हैं लेकिन आप करना नहीं चाह रहे हैं। उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त अभिप्रेरणा के मुख्य स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला नंबर है आंतरिक अभिप्रेरणा, जो अपने आप जो है आप अभिप्रेरित होते हैं कुछ चीजों को करने के लिए और उसको जीवन में आप करते हैं। उसमें सबसे पहले होती है रुचि। किस चीज में आपकी रुचि है, जिस चीज में आपकी रुचि है उसमें आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। और रुचि के साथ अगर क्रिकेट में रुचि है और कभी मैन ऑफ द मैच पाए ही नहीं है, तो कोई उपलब्धि पाए ही नहीं है, तो भैया किस प्रकार से आंतरिक रूप से भी प्रेरित होंगे। और उसके बाद आत्मसंतुष्टि, रुचि, उपलब्धि और आत्मसंतुष्टि जो है आपको आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करती है। बा अभिप्रेरणा, पुरस्कार, प्रोत्साहन व दंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बा अभिप्रेरणा के अंतर्गत पुरस्कार, प्रोत्साहन और दंड आते हैं और हम इनके पुरस्कार के लिए जो है हम काम करते हैं। कोई प्रोत्साहन हमको देता है या मम्मी पापा डांटेंगे इस दंड से, चाहे हमको ये देंगे नहीं, इससे अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये बाह अभिप्रेरणा है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, बार बार कोई चीजें आपकी मेमोरी में कब रहेगी भाई? बार बार आप जब उसको दोहराएंगे। तो यह स्टाउट का कथन है भैया, एकदम याद कर लीजिएगा। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, किसका कथन है? स्टाउट का। सृजनात्मक बालक की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सृजनात्मक बालक वे बालक होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन करते हैं। आप में से भी बहुत से सृजनात्मक बालक होंगे जिनको अगर मौका मिले तो बहुत विभिन्न क्षेत्रों में या जिस क्षेत्र में है उसमें उच्च प्रदर्शन करेंगे। इनका चिंतन अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है खुला चिंतन होता है। ब्रॉड माइंडेड होते हैं, नैरो माइंडेड नहीं होते हैं। संवेदनशीलता,
परिहास, हंसी मजाक वाले भी होते हैं, प्रत्येक चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति इनके चरित्र की प्रमुख विशेषता होती है और हमेशा इनके दिमाग में नवीन विचार उत्पन्न करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। तो संज्ञान सृजनात्मक बालक वे बालक होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन करते हैं, अर्थात जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पे उचित व उच्च प्रदर्शन करते हैं। इनका चिंतन जो है अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि ये ब्रॉड माइंडेड होते हैं। संवेदनशीलता, हाँ, किसी के दुख में संवेदित हो जाएंगे, सुख में संवेदित हो जाएंगे, किसी का दुख और सुख इनको अपना सुख और दुख लगेगा। परिहास करना जो है इनको अच्छा लगेगा, विनोद प्रिय रहेंगे, जिज्ञासु इनके चरित्र की प्रमुख विशेषता होती है। नवीन विचार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। सृजनात्मकता का अर्थ ही है नवीन विचार उत्पन्न करने की क्षमता। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संवेग क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। संवेग क्या है? संवेग इमोशन एक जटिल भावात्मक अवस्था है भैया। प्रेम, क्रोध, घृणा यही संवेग है। ये एक जटिल भावात्मक अवस्था है, इस पे हमारा बस नहीं रहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य होता है। संवेग व्यवहार और वातावरण की बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो संवेग क्या है भैया? संवेग एक जटिल भावात्मक अवस्था है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य होता है। संवेग व्यवहार और वातावरण के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। आप ही बताइए, कोई घटना अगर हमारे जीवन में न चाहते हुए घट गई तो हम भय करते हैं। कोई व्यक्ति जो है उसका व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है तो क्रोध करते हैं। कोई हमें बहुत अच्छा लगने लगता है अपने व्यवहार विचार से तो उससे हम प्रेम करते हैं। ये प्रमुख संवेग हैं। अब आते हैं फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि फ्रायड जो है व्यक्तित्व को जब बताते हैं तो उस समय इदम अहम पराहम का भी कंसेप्ट देते हैं। ईड, ईगो, सुपर ईगो आप जानते हैं। और उस स्थिति में फ्रायड का ईड, ईगो, सुपर ईगो में भी पॉसिबल पूछा जा सकता है। ईगो, सुपर ईगो भैया, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो पता चला कि कोई भी लड़की मिली तो उसकी इज्जत के साथ खेलने लगे, यह ईड है। भाई मौका मिलेगा तब खेलेंगे, जैसा समाज में चल रहा है ये ईगो है। सुपर ईगो है कि नहीं, इसी की तरह से मेरी बहन भी होगी, मेरी बेटी भी होगी, तो हम इसको उस तरह की दृष्टि से देखेंगे, ये सुपर ईगो है। अगर ये जिसको इदम अहम परा अहम, इदम अहम परा अहम की बात जो है फ्रायड ने की थी, इस बात को आप जानते रहिएगा बेटा, याद हो जाएगा। अर्थात हमें पराहम की तरफ जाना है कि किसी के प्रति कुछ करने से पहले हमें सोचें कि हमारे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा। जब व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, यहाँ पूछा है आक्रामकता का कारण, जब व्यक्ति खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगता है तो कि व्यक्ति के अंदर आक्रामकता का भाव पैदा हो जाता है। यह प्रक्रिया मानसिक उद्वेलन के परिणाम स्वरूप ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है भैया। और कभी किसी अपने आप को किसी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। फ्रायड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना महत्वपूर्ण तरीके से फ्रायड ने मन के विषय में जाना है उतना शायद कोई मनोवैज्ञानिक जाना हो। उनका ईड, ईगो, सुपर ईगो और आक्रामकता का कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब व्यक्ति खुद को दूसरे से जब श्रेष्ठ समझने लगता है तो व्यक्ति के अंदर आक्रामकता का भाव पैदा होता है। यह प्रक्रिया मानसिक उद्वेलन के परिणाम स्वरूप फलित होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि इससे बच्चों का मानसिक लेवल का पता चलेगा, उनकी भावनात्मक समझ की पता चलेगी और शारीरिक स्तर को बेहतर ढंग से समझ सकता है। अर्थात
मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, इन सारे विकासों को जानता रहेगा, कब उसमें किस प्रकार के मूलभूत परिवर्तन होते हैं, कब किस चीज़ की उनकी आवश्यकता होती है। इस नाते शिक्षक को 0 से 18 वर्ष तक जो बाल विकास की उम्र होती है उसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है शैशवा अवस्था की विशेषता, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैशवा अवस्था बहुत से मनोवैज्ञानिक 0 से 6 तक मानते हैं, लेकिन शैशवा अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की अवस्था है जिसको माना गया है। शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है, बहुत तीव्र तरीके से होता है, और पियाजे ने इसको जो है संवेदी पेशी अवस्था कहा है। अब भावनात्मक और सामाजिक विकास की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि कहा जाता है द चाइल्ड लर्न द फर्स्ट लेसन ऑफ लव एंड अफेक्शन विद द किसेस ऑफ हर ममा हिज और हर ममा, कि बच्चा जो है प्रेम और लगाव का पहला अध्याय अपने माता के चुंबन से ही सीखता है, और यहीं से उसका परिवार ही उसकी प्रथम पाठशाला होती है, यहीं से उसके सामाजिक विकास की शुरुआत होती है। किशोरा अवस्था की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। किशोरा अवस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास तीव्र होता है। इतना तीव्र होता है कि स्टेनले हॉल ने विरोध, संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था इसको कहा है अपनी पुस्तक एडोलसेंस में। यौन अंगों का विकास होता है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, भावनाओं में अस्थिरता रहती है, कभी आप डॉक्टर बनना चाहेंगे, कभी मास्टर बनना चाहेंगे, कभी आईएएस और कभी आईपीएस बनना चाहेंगे। ये किशोरा अवस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न है समायोजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूल बनाना ही समायोजन है। भैया जीवन में जो परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है, उसको परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूल बना लेता है, वो उतना ही बुद्धिमान कहलाता है। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूल बनाना ही समायोजन है। समायोजन की जीवन में हर क्षण आवश्यकता होती है, समायोजन के बिना सफल जीवन की कल्पना असंभव है। इस नाते बुद्धिमान बनिए और जीवन में प्रत्येक पहलुओं के साथ जो है समायोजन स्थापित कीजिए। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तर्क क्या है। तर्क बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तर्क एक मानसिक क्षमता है। तर्क क्या है भैया, आप कहेंगे सर तर्क एक मानसिक क्षमता है। अब मानसिक क्षमता है तो तर्क के आधार पे किसी मुद्दे को समझते हैं। भाई अगर तर्क आपके पास तर्क वाली क्षमता नहीं रहेगी तो मुद्दे को आप समझ नहीं पाएंगे, और समस्या का समाधान करने में तर्क हमारा मदद करता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, आप पेपर में लिख देंगे, पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं। तो जो सभी शब्द होता है, सभी का मतलब उसका स्कोप छोटा हो गया। सभी कुत्ते, तो कुत्ता के आगे सभी लगा है तो कुत्ता जो है छोटे वाले गोले में, और जानवर जो है उससे बड़े वाले गोले में। सभी कुत्ते जानवर हैं। जानवर में कुत्ता के अतिरिक्त भी अन्य चीजें आएंगी। लूसी एक कुत्ता है, कुत्ते में बहुत से कुत्ते हैं और लूसी एक छोटा कुत्ता रहेगा। अतः लूसी जो है जानवर में आ गया कि नहीं। अब यहां देख लेते हैं, देखिए सभी कुत्ते, कुत्ता ये है, कुत्ता के लिए छोटा गोला, जानवर के लिए बड़ा गोला, क्योंकि जानवर में कुत्ते के अतिरिक्त बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। लूसी एक कुत्ता है तो कुत्ता में ही लूसी रहेगा ना, तो लूसी जानवर वाले कॉलम में अपने आप आ रहा है कि नहीं। अतः लूसी एक जानवर है। ये तर्क है, इस तर्क के माध्यम से आप अपनी बातों को सिद्ध करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, सामाजिक विकास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज में मुख्यतः 4 प्रकार के विकास होते हैं। पहला आर्थिक होता है, भाई पैसा रुपया आपके पास रहे। सांस्कृतिक हो, आप अपने जो है तीज त्योहार पर्व आदि खूब बढ़िया तरीके से मनाते हैं, आप अपने सांस्कृतिक विरासत पे गर्व करते हैं। राजनीतिक आपका बैकग्राउंड हो, राजनीति में आपकी दिलचस्पी है। और सामाजिक,
सामाजिक विकास सबसे महत्वपूर्ण है। सामाजिक मानदंडों के अनुरूप यदि व्यक्ति व्यवहार करता है तो उसका सामाजिक विकास अच्छा माना जाता है। यदि सामाजिक मानदंडों के प्रतिकूल व्यवहार करता है तो सामाजिक विकास अच्छा नहीं माना जाता है। आप खुद बताइए कि अगर लव मैरिज है और अरेंज मैरिज है तो कौन सा समाज के अनुसार अच्छा माना जाएगा? आप कहेंगे अरेंज, तो वो सही है। यदि लव मैरिज करते हैं तो आपके अंदर सामाजिक विकास उतना नहीं हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तित्व विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का अनूठा समूह है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। व्यक्तित्व में विचार आते हैं, भावनाएं आते हैं, उसका व्यवहार आता है। इनके अनूठे समूह से जो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है व्यक्तित्व कहलाता है। एक आसान सा क्वेश्चन है, आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है? तो आप कहेंगे कि नहीं, किशोरावस्था में, क्योंकि लोग कहते हैं ना घिटिया फूट गई। तो आप ही बताइए, आवाज में भारीपन किशोरावस्था में आता है। अधिगम का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम में दो कोटेशन जो है इस एग्जाम के लिए और आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अधिगम का अर्थ सीखना है। पहली चीज अधिगम, जो आप सीख रहे हैं ना तो आप अधिगम कर रहे हैं। कुछ बच्चों को अभी ये भी नहीं मालूम होगा, पेपर देने के लिए गए हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे अधिगम का अर्थ सीखना है। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गेट्स ने क्या बताया था कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, भाई आप अनुभव ले रहे हैं, पेपर देने का अनुभव ले रहे हैं, जीवन में रहने का अनुभव और प्रशिक्षण ले रहे हैं, डीएलएड प्रशिक्षण, आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, यही अधिगम है। अब बीएफ स्किनर ने कहा था, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य या अनुकूलन, उत्तरोत्तर अनुकूलन भी पूछा जा सकता है पेपर में। अनुकूलन माने परिस्थिति के अनुकूल, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन या सामंजस्य की प्रक्रिया है यह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कल्पना से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी हमारे मन में जो छवि या अवधारणाएं बनती हैं, अक्सर उन चीज़ों या वस्तुओं की छवियां वास्तव में होती ही नहीं है। आप ही बताइए, आज पूरा सिलेबस तुरंत आपके पास पहुंच जा रहा है, ये बचपन में हम सोचा करते थे, आज आपके पास चला जा रहा है। कभी कभी हमारे मन में जो छवि या अवधारणाएं बनती हैं, अक्सर उन चीज़ों या वस्तुओं की छवियां वास्तव में होती ही नहीं है। कभी कभी कल्पना को हम वास्तविक जीवन में सृजनात्मकता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और सृजनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कल्पना होता है। जब हम कल्पना करेंगे तभी तो नवीन विचार आएंगे, उसी के अनुसार आविष्कार होंगे, जिसके फलस्वरूप मानव जीवन में नए नए आविष्कार होते हैं। तो फिर एक बार देख लीजिए, कभी कभी हमारे मन में जो छवि या अवधारणा बनती हैं, अक्सर उन चीज़ों या वस्तुओं की छवियां वास्तव में नहीं होती हैं इस मौजूदा संसार में। कभी कभी कल्पना को हम अपने वास्तविक जीवन में सृजनात्मकता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जिससे मानव जीवन में नए नए आविष्कार होते हैं। रुचि के भेद बताइए। रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है। रुचि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। बहुत भाई, जिस कार्य को करने में हमें आनंद आता है वही जो है रुचि, वह कार्य हमारे लिए रुचिपूर्ण होता है। रुचि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जन्मजात रुचि, जन्मजात रुचि वह रुचि है जो व्यक्ति में जन्म से स्वाभाविक रूप से होती है। ऑलरेडी आपको उसमें संगीत में रुचि, पढ़ाई में रुचि, खेल में रुचि, यदि इसकी मात्रा आप में बढ़ जाती है तो बड़ी बड़ी सफलताएं जो है आप अर्जित कर लेते हैं। अर्जित रुचि वह रुचि है जिसमें प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जैसे किसी लड़के की क्रिकेट में रुचि थी, लेकिन प्रशिक्षण या अनुभव पढ़ाई का मिला और वह एक सफल अधिकारी, और हमारी ही रुचि थी, वह लड़का या हम एक सफल अधिकारी हो गए। तो उस स्थिति में इस प्रकार की रुचि को हम अर्जित रुचि जो है कहेंगे। और जन्मजात रुचि हमारी क्या थी? क्रिकेट खेलने की थी, लेकिन हम अधिकारी बन गए क्योंकि प्रशिक्षण और अनुभव जो है हमें पढ़ाई का मिला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि परीक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण।
शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वह होता है जहाँ पे शब्दों की मर्यादाएं रहती हैं, शब्दों के द्वारा परीक्षण लिया जाता है। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जैसे किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उससे हम कुछ पूछ रहे हैं, वह हमें जो है जवाब दे रहा है, या कोई प्रश्न ही मैं किसी से बोल के जो है कह रहा हूँ इस प्रश्न का उत्तर दो, ये व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। और सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आप जानते ही हैं कि जब आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो समूह में आपके बुद्धि परीक्षण का मूल्यांकन होता है, यह सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, छोटे बच्चों का जब लेना है टेस्ट तो उस समय अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, उससे किसी आकृति को बनाने के लिए कह दिया जाए, वो कैसे बना लेता है, या किसी मजदूर के द्वारा उसके किए गए कार्य को देख के जहां वो बोलता नहीं उसका कार्य बोलता है, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आएगा। और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जब नवोदय विद्यालय में बच्चे जो है रीजनिंग का टेस्ट देते हैं तो उस समय वर्बल रीजनिंग नहीं पूछी जाती है, उनसे नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, आकृति से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं, यह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आएगा। अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अमूर्त बुद्धि क्या है? अमूर्त बुद्धि जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था में जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, अर्थात हम विचारों को समझ जाएं, भावनाओं को समझ लें, कंसेप्ट को समझ लें और दूसरे के गुणों को समझ लें, यह अमूर्त बुद्धि है। यह बुद्धि महसूस की जाती है, इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। इसमें जैसे प्रेम, प्रेम जो है भावनाएं होती हैं, विचार होता है, हम समझ लेते हैं। आत्मा, आत्मा भी जो है भावनाएं होती हैं, अवधारणा होती है। आनंद, आनंद जो है गुण होता है, न्याय भी गुण होता है। तो विचारों, भावनाओं, अवधारणाओं और गुणों को समझना ही अमूर्त बुद्धि है। यह बुद्धि महसूस की जाती है, इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। प्रेम, आत्मा, आनंद, न्याय। अब आते हैं शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरस्तु के अनुसार कोटेशन लिख लीजिएगा और जितने भी कोटेशन हैं उनको जो है आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कोटेशन अगर नोट कर लिए तो पेपर बहुत अच्छा करेंगे और 50 में 40 नंबर आपके आ जाएंगे। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, अतः स्वस्थ रहने की आदत का विकास करने के लिए शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास का अध्ययन, क्योंकि आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप जो है जीवन में सफल हो सकते हैं। शारीरिक विकास को देखकर हम बच्चों की रुचि का पता लगाते हैं, जिससे उसको उचित मार्गदर्शन मिले। और शारीरिक स्वास्थ्य, कहा भी जाता है कि इफ जो है वेल्थ हैज गॉन नथिंग हैज गॉन, यदि धन चला गया तो कुछ नहीं गया। अंग्रेजी नहीं लिख पाएंगे, हिंदी में लिखिएगा। इफ करेक्टर हैज गॉन एवरीथिंग हैज गॉन, यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। और इफ हेल्थ हैज गॉन समथिंग हैज गॉन, और हेल्थ चला गया तो कुछ कुछ चला गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाल्यावस्था की विशेषता बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था शैशवा अवस्था के बाद आने वाली अवस्था है और किशोरावस्था के पहले वाली अवस्था है। यह मुख्यतः 2 से 12 वर्ष तक मानी जाती है और कुछ लोग इसको 6 से 12 वर्ष तक भी मानते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक। इसकी विशेषताएं निम्न है। बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता रहती है, मतलब उतना तीव्र तरीके से शारीरिक विकास और मानसिक विकास नहीं होता है जितना शैशवा अवस्था और किशोरावस्था में होता है। बाल्यावस्था में जो है निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति, पर्यटन की प्रवृत्ति या निरुद्देश्य बिना उद्देश्य के घूमने की प्रवृत्ति रहती है। निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होती है। जिज्ञासा, प्रत्येक चीज को जानने की, रचनात्मक कार्य की प्रवृत्ति होती है, अर्थात आप नए नए कार्यों को जो है करेंगे, सृजनात्मक क्षमता में आपकी वृद्धि होगी। अब चलते हैं अधिगम की विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम क्या है भैया? अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम ये पूरा सीखना हमारा पूरा जीवन पर्यंत चलता रहता है। उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। अनुभव प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गेट्स 1 स्किनर की परिभाषा पढ़ चुके हैं। ये व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है और अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, अनुभव
पे आधारित होता है। अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, सब लोगों का अधिगम स्तर एक नहीं होता है। कुछ लोग कोई चीज़ जल्दी से सीखते हैं और कुछ लोग जो है बहुत देरी में सीखते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है जो भाई वे जो चीज़ सीख लेते हैं वो भूलते नहीं हैं। इसमें ज्ञान और कौशल का स्थानांतरण होता है, अर्थात जो आप सीख चुके हैं वो दूसरे को भी सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है सीखना आपका बेहतर तरीके से हो। अगला प्रश्न चलते हैं, सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सीखने की प्रभावशाली विधियां। सबसे पहले सीखना कब प्रभावशाली होगा? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम आपसे प्रश्नोत्तर करवा रहे हैं तो आपका सीखना प्रभावी होगा। समूह चर्चा जो है महत्वपूर्ण होता है। अवलोकन विधि, जब चीज़ों को आप देखते हैं अवलोकित करते हैं तब भी। व्याख्यान विधि, तो करके सीखना। प्रश्नोत्तर विधि, समूह चर्चा, अवलोकन विधि, व्याख्यान विधि सीखने की प्रभावशाली विधियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरा अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरा अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। इस अवस्था के दौरान शारीरिक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं जो इस अवस्था में तीव्र उथल पुथल लाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और किशोरा अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में आपराधिक प्रवृत्ति का विकास होता है। इस नाते जो है इस अवस्था में सबसे ज्यादा जो है सजेशन की जरूरत होती है। आप ही बताइए, स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरा अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की, स्टेनले हॉल की पुस्तक क्या है? एडोलसेंस। किशोरावस्था को उन्होंने क्या कहा है? संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, तूफान और विरोध की अवस्था। इसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? इसमें शारीरिक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं जो क्या करते हैं? जो तीव्र उथल पुथल लाते हैं। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में आपराधिक प्रवृत्ति का भी विकास होता है। अब आते हैं बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये बच्चों की शारीरिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक समझ के अनुसार उनको तैयार करने में मदद करती है। यदि अध्यापक को बाल विकास की जानकारी है तो बच्चों के शारीरिक विकास को समझेगा, भावात्मक विकास को समझेगा, उनकी बौद्धिक क्षमताओं को भी समझेगा और उसी के हिसाब से उनको जो है भविष्य के लिए तैयार करेगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में ये सहायता करता है और जीवन भर की स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसरों की नींव रखता है। भैया बाल विकास अगर टीचर को मालूम है तो इतना बढ़िया तरीके से बच्चे को मोटिवेट कर देगा कि पूरे जीवन भर जो है बच्चा स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति और अवसरों के प्रति सजग रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानसिक विकास के विभिन्न पथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटी के जन्म से परिपक्व अवस्था तक अर्थात जीवन के अंतिम चरण तक जो है सोचना, समझना, तर्क करना, मानसिक क्षमता में वृद्धि मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। व्यक्ति जब से जन्म लेता है और जब तक परिपक्व अवस्था तक पहुंचता है, 18 साल के बाद से लेकर जब तक नौकरी व्यक्ति करता है तब तक परिपक्व अवस्था, जब नौकरी से रिटायरमेंट हो जाता है तो वृद्धावस्था आ जाती है। उसके बावजूद भी लोगों के अंदर परिपक्वता रहती है। उस स्थिति में सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं, मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है, संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। मानसिक विकास के विभिन्न पक्ष, संवेदना अर्थात दूसरी की चीज़ों को समझना, धारणा किसी चीज़ को अच्छी तरीके से धारित करना, स्मृति में रखना, कल्पना करना जिससे सृजनात्मकता को बल मिलता है, ध्यान किसी चीज पे ध्यान, सफलता हमारे बिल्कुल समीप आती है, चिंतन एक क्षमता है, तर्क जैसी बौद्धिक क्षमताएं आती हैं जिससे जीवन हमारा आसान बन जाता है। ये मानसिक विकास के विभिन्न पक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसका मापन किस प्रकार से किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है
बुद्धि सोचने, समझने, तर्क करने, समस्याओं को हल करने और परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की मानसिक क्षमता है। बेटा तो तब बिल्कुल बुद्धि से हम क्या क्या करते हैं, आप कहीं से सोचते हैं, समझते हैं, समस्याओं को हल करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं, तो यही तो बुद्धि है। तो फिर उसमें सोचना क्या है, लिख देंगे भाई। अब बुद्धि का मापन बुद्धि लब्धि परीक्षणों के माध्यम से होता है। अब बुद्धि लब्धि परीक्षण मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बता भी दिया था ना कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक। शाब्दिक में भी दो होते हैं, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक। अशाब्दिक में भी दो होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व मापन की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1 होता है व्यक्तिपरक, दूसरा है वस्तुनिष्ठ, तीसरा है प्रक्षेपी, चौथा है मनोविश्लेषण विधि। व्यक्तित्व मापन की 4 विधियां हैं। व्यक्तिपरक विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी विधि है, मनोविश्लेषणात्मक विधि है। व्यक्ति परक विधि में जो है साक्षात्कार होता है, प्रश्नावली होता है, आत्मकथा होती है। वस्तुनिष्ठ में जहाँ पे एक ही आंसर सही रहता है। प्रक्षेपी जहाँ पे अस्पष्ट आकृतियां दी जाती है, जिससे आपका जो है आपका व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। और मनोविश्लेषणात्मक विधि जो है आपके मन की स्थिति को जाना जाता है। प्रक्षेपी विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विधि में व्यक्ति को अस्पष्ट और अनिश्चित उद्दीपक दी जाती हैं, छवियां दी जाती हैं, जैसा कि स्याही के धब्बे का चित्र, और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा जाता है। व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होगा वह वैसी प्रतिक्रिया देगा। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण है। वंशानुक्रम के 3 प्रमुख नियम हैं। पहला है जो प्रभुत्व का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र विहुन का नियम या स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। तो प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। प्रभुत्व के नियम में पहली पीढ़ी में, और आनुवंशिकता या वंशानुक्रम के नियमों का प्रयोग जो है किसने, मेंडल ने जो है मटर के पौधों पे प्रयोग से किया। प्रभुत्व के नियम में पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, और दूसरे में जो है क्या होते हैं, पृथक्करण, प्रभावी और अप्रभावी दोनों अलग हो जाते हैं। और स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम में कोई भी लक्षण आ सकता है। यह है वंशानुक्रम का नियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी, 3 जो है मापें होती हैं। पहला माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य को मध्यमान भी कहते हैं, माध्यिका को मध्यांक भी कहते हैं, बहुलक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें होती हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, और चौथा अगर ऑप्शन में रहेगा तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है मापें नहीं है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। थांडाइक ने सीखने का कौन सा नियम दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थांडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे। पहला तत्परता का नियम, यदि आप किसी कार्य के लिए तत्पर हैं तो आप युद्ध को आधा विजय प्राप्त कर लिए। पेपर के लिए तत्पर हैं तो इसका मतलब पेपर में आप आधी पास हो चुके हैं। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव ये होगा कि नहीं, आप पेपर देने के लिए जाएंगे, इतना जो है तत्पर है कि प्रभाव तो रहेगा ही। और अगर अभ्यास करके जाएंगे, 2 बार वीडियो को देख लेंगे, तो मात्र 80 प्रश्नों में से हर 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न आपको जो है पेपर में देखने को मिलेगा, और पूरा पेपर यहीं से आएगा। चलते हैं अगला। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 से 300 होती है। अगर जो ऑप्शन में रहेगा उसको जो है टिक कर दीजिएगा। अगर 275 दे दिया, 306 दे दिया, तो 275 को टिक करिएगा, और नोट में जरूर लिख दीजिएगा कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 से 300 के बीच में होती है। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट। भाई हम क्रिया करेंगे तो हम उस स्थिति में हमको अच्छा उद्दीपक तो मिलेगा ही। आरएस थ्योरी, पहले रिस्पांस फिर बाद में उद्दीपक, इसके प्रतिपादक बीएफ स्किनर है। तो क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कौन है? बीएफ स्किनर है, बीएफ स्किनर है। संज्ञानात्मक क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्धिक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। यदि संज्ञानात्मक क्षमता को ही बौद्धिक क्षमता कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास को बौद्धिक विकास कहते हैं। अगर इसकी कमी है तो आपके व्यक्तित्व में एक परेशानी आएगी कि आप जल्दी से जो है समायोजित अपने आप को नहीं कर पाएंगे। ये कोटेशन जो बार बार बहुत बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए,
किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पे चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पे चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। यह कोटेशन डम्बल महोदय ने दिया। आप ही बताइए, जब रैली में आप जाते हैं, डम्बल बजता है तो सबका ध्यान उधर हो जाता है। तो इस तरह से याद कर लीजिए, पेपर में आ रहा है किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पे चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत क्या है? अभिप्रेरणा बालक के अंदर कैसे उत्पत्ति हो जाएगी? कैसे बालक के अंदर अभिप्रेरणा कैसे उत्पन्न होगी? तो सबसे पहले जो है उद्दीपक हो। सामने एग्जाम है तो भैया आप पढ़ रहे हैं, ये उद्दीपक है। रुचि, आप मास्टर बनना चाहते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। और आवश्यकता, मम्मी पापा इतने गरीब हैं कि उनकी गरीबी को दूर करने के लिए आप पढ़ रहे हैं। तो बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के मुख्य स्रोत उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, ये सभी होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आनुवंशिकता के वाहक कौन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता के वाहक जीन होते हैं। जीन या जीन्स। व्यक्तित्व मापन की सभी विधियां आपको बताया जा चुका है। व्यक्तिगत विधि होती है, व्यक्तिपरक जिसको कहते हैं, वस्तुनिष्ठ विधि होती है, प्रक्षेपण विधि होती है, मनोविश्लेषण विधि होती है। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि से संबंधित है। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? भैया नवीन विचार कब? सृजनात्मकता का मतलब होता है नवीन विचार। नवीन विचार कब आएंगे? जब आपके पास कल्पना या चिंतन रहेगा। तो सृजनात्मकता का प्रयोग जो है कल्पना या चिंतन के रूप में होता है। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कौन है? पहला संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर तक की होती है। तो भैया संवेदी पेशी अवस्थाओं में अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपने पेशियों के माध्यम से उसका विकास तीव्र होता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था में वह मूर्त संक्रियाओं के पहले की सारी चीजों को कर लेता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है वह जोड़ घटा गुणा भाग कर लेता है, अरिवार्ती प्रश्नों को हल कर लेता है और यहाँ पे वस्तुओं को गिन लेता है। लेकिन 2 से 7 वाले में उसको उल्टी गिनती नहीं आती है। बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भूले ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुनरावृत्ति करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि हम बता चुके हैं एक्सरसाइज में सम एंड परफेक्ट, अभ्यास ही एक आदमी को पूर्ण बनाता है। और जानकारी को बहुसंवेदी बनाकर समझना, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जानकारी को बहुसंवेदी आप बना के समझें तो उस स्थिति में जो है आपकी विस्मृति कम रहेगी। अर्थात चीजों को कोरिलेट करके पढ़ें, बहुसंवेदी बनाकर समझें। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम स्थानांतरण का संप्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान या कौशल या व्यवहार को दूसरी नई परिस्थिति में लागू करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। आप ही इस समय पढ़ रहे हैं और बाद में जब नौकरी मिलेगा तो उस समय इस ज्ञान का वहां पे प्रयोग होगा, यही सीखने का स्थानांतरण है। किसी एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान कौशल या व्यवहार को किसी दूसरी नई परिस्थिति में लागू करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखना, यह जो है अधिगम स्थानांतरण है। आगे चलते हैं। व्यक्तित्व विकास में शिक्षा की उपयोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कि शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्य, शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति को स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्य बनाती है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। भविष्य में आने वाली चुनौतियों को शिक्षा के द्वारा आसानी से जो है सामना किया जा सकता है। शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्य बनाती है, जिससे आत्मविश्वास उसका बढ़ता है। भविष्य में आने वाली चुनौतियों का शिक्षा के द्वारा आसानी से हम सामना करते हैं। शिक्षा हमें स्वास्थ्य और चरित्र के प्रति सबल बनाती है। बहुत महत्वपूर्ण ये बात थी, आपने इसको समझा। अब चलते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट। गार्डन आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के प्रति अद्वितीय समायोजन को निर्भर है। हर व्यक्ति समायोजन करता है वातावरण के साथ, यही उसका व्यक्तित्व है। व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक तंत्रों का गतिशील संगठन है, मनोदैहिक तंत्रों का, जो वातावरण के प्रति अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
संतुलन का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल मनोविज्ञान में संतुलन क्या है? संतुलन वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति अपने मौजूदा ज्ञान और नए अनुभव के बीच सामंजस्य, भाई आपके पास मौजूदा कुछ ज्ञान है और नया अनुभव आएगा, उसके बीच सामंजस्य स्थापित कर लिए, तो यह जो है क्या है? संतुलन है। आत्म सात्विकरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बताता है, निभाता है। जैसे बच्चा एक सेब के बारे में जानता है कि यह गोल है, लाल है, और सेब को उसने देखा नहीं है। जब गोल लाल फल देखता है तो बिना किसी बदलाव के इस निष्कर्ष पे आत्म सात्विकरण के द्वारा पहुंच जाता है कि यह भी सेब है, क्योंकि वह संतुलन की स्थिति में है और व्यक्ति अपने मौजूदा ज्ञान और नए अनुभव के बीच सामंजस्य स्थापित करके, ज्ञान है उसका सेब के बारे में लेकिन देखा नहीं है, अनुभव के आधार पर उसमें सामंजस्य स्थापित कर लिया, यह प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप बड़ा इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था में शिक्षा खेल और खिलौने के द्वारा दी जानी चाहिए। भाई क्योंकि शैशवावस्था को कुछ मनोवैज्ञानिक 0 से 2 मानते हैं, तो वहाँ खिलौना हो जाएगा। जहाँ 0 से 6 वर्ष तक मानते हैं, अर्थात 2 से 6 जो है क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कुछ लोग मानते हैं, 2 से 6 तक प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगर उसको हम शैशवावस्था में मानते हैं तो उस स्थिति में जो है उस समय खेल उसको खिलवाना चाहिए। द चाइल्ड लर्न द फर्स्ट लेसन ऑफ लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हिज और हर मदर किसेस। बच्चा प्रेम और लगाव का पहला अध्याय अपनी माता के चुंबन से सीखता है। पेस्टोलॉजी ने कहा कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। बच्चे के संवेगात्मक विकास में परिवार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। संवेग का मतलब भय, प्रेम, क्रोध, ये सारी जो है, अगर उसमें से भय, क्रोध नहीं है, प्रेम उसके अंदर जो है परिपक्व होता है, अर्थात सबकी वो इज्जत करता है और सबकी आवश्यकताओं को समझता है, किसके अनुसार रहना चाहिए इस बात को वह करता है, तो वह अच्छा बच्चा माना जाता है। और ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पे भी इस समय बल देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब मजबूत रहेगा तभी कुछ सीख पाएगा। शैशवावस्था में खेल पे जो है मारिया मांटेसरी की विधि, मांटेसरी शिक्षण जो है पद्धति शैशवावस्था के लिए अत्यंत उपयोगी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप समग्र और सर्वांगीण होना चाहिए। भैया सबके समग्र होना चाहिए, सारी चीज़ों को समेटे रहें, सर्वांगीण होना चाहिए, हर विकास हो, क्योंकि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास पे जोर देना चाहिए, क्योंकि ये सारे विकास बड़े तीव्र तरीके से किशोरावस्था में होता है। उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास जो है तीव्र से होता है। इस नाते इस पे जोर देना चाहिए जिससे कि वो भारत का और सही दिशा में इनका विकास हो और भारत का एक सजग प्रहरी बनकर राष्ट्र की सेवा करे। स्टेनले हाल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था माना है। विरोध भी है, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था माना है, और विरोध की अवस्था माना है, अर्थात बच्चों की रुचि जिसमें हो उस विषय की बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, और रुचि के अनुसार जो है रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए, रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए। ये जो है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अवधान और अभिरुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। डंबिल महोदय ने कहा था, कोटेशन है, किसी वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। भैया चेतना का केंद्रीकरण कर देंगे, एकाग्रचित होके किसी वस्तु पे चेतना दें, ध्यान दें, तो यह अवधान कहलाता है। अवधान किसी वस्तु पे पूरी तरह, अवधान अर्थात किसी वस्तु पे पूरी तरह से ध्यान तब दिया जाएगा जब व्यक्ति की उसमें पूर्ण रूप से रुचि हो। अब पूर्ण रूप से रुचि ही अभिरुचि कहलाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अवधान अभिरुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। डंबिल महोदय ने कहा था किसी वस्तु पे चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। अवधान किसी वस्तु पे पूरी तरह से ध्यान दिया जाए तो वह अवधान की स्थिति में होता है, और व्यक्ति ध्यान कब दे पाएगा? जब उसमें उसकी पूर्ण रुचि रहेगी। पूर्ण रुचि है तो वह अभिरुचि है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवधान अभिरुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति के प्रभावी कारक निम्नलिखित है। नंबर 1 रुचि है, दूसरा ध्यान है, प्रेरणा है, स्वास्थ्य है, सीखने का वातावरण है। भैया स्मृति अर्थात आपका दिमाग कैसे तेज होगा, जब उस विषय में रुचि लेंगे। आप अगर इसी लेक्चर में पढ़ाई में रुचि लेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो पहला रुचि है, दूसरा ध्यान है, ध्यान देंगे, तीसरा प्रेरणा, जो आपके अंदर की आंतरिक प्रेरणा रहेगी, और स्वास्थ्य, आप स्वस्थ रहें और सीखने का वातावरण अच्छा है, तो आप उसमें जो है आपकी स्मृति प्रभावी होगी। इसके अतिरिक्त नींद की गुणवत्ता और भावात्मक स्थिति स्मृति को अगर भैया पूरा सोना भी पड़ेगा, अगर अच्छा पेपर करना है तो सोना पड़ेगा, और भावात्मक स्थिरता भी होनी चाहिए। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मैं बता भी चुका हूं प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं कि इन 2 प्रक्षेपी परीक्षणों के नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाला क्वेश्चन आ रहा है। प्रक्षेपी परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन उपकरण है। प्रक्षेपी परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन उपकरण है, जिसमें अस्पष्ट और स्याही के धब्बे वाली आकृति के चित्रों को दिया जाता है, आकृति के चित्रों को दिखाया जाता है, जिससे व्यक्ति के अवचेतन भावनाओं और विचारों का परीक्षण किया जाता है। उस व्यक्ति के मन में चल क्या रहा है और उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ प्रमुख प्रक्षेपी परीक्षण निम्न है। पहला है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टैग परीक्षण, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट और ड्रा एपर्सन टेस्ट। तो 2 प्रमुख प्रक्षेपी परीक्षणों के नाम पेपर में अधिकतर पूछा जाता है। तो पहला रोरसा ब्लांक जो है इंक टेस्ट परीक्षण, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण याद कर लीजिएगा, हरमन रोरसा द्वारा दिया गया था, जिसमें अस्पष्ट जो है स्याही के धब्बे वाली चीजों को दिया जाता था, जिससे आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता था। टीएटी परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। थीमेटिक, इसका फुल फॉर्म भी पेपर में पूछा गया है, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट और ड्रा एपर्सन टेस्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट्स के अनुसार, गेट्स का कोटेशन याद कर लीजिएगा, सीखने का वक्र सीखने में होने वाले प्रगति को व्यक्त करता है। सीखने में किस प्रकार की प्रगति हुई है, यह सीखने का वक्र। सीखने का वक्र 3 प्रकार का होता है। धनात्मक वक्र, यह सीखने की क्रिया में वृद्धि, यदि वृद्धि हुई है तो धनात्मक वक्र होगा। यदि सीखने, जैसे धनात्मक वक्र है यह जो है लगातार आप जो है ज्यादा सीखते चले जा रहे हैं, यह धनात्मक वक्र है। सीखने की क्रिया में कमी या शिथिलता आती है, आप जो है धीरे धीरे चीजों को भूलते हुए चले जा रहे हैं, यह ऋणात्मक वक्र है। और मिश्रित वक्र, हमारे जीवन में यही वक्र सबसे ज्यादा, भैया कभी तेजी से सीखे, कभी अधिगम में पठार आ गया, कभी सीखना नीचे हुआ, कभी ऊपर हुआ, तो यह जो है मिश्रित वक्र होता है। यही जीवन में सबसे ज्यादा, ये जो है अधिगम की मात्रा है। यहाँ पे अगर डिनोट करना होगा, जो बच्चे अधिगम की मात्रा, यह लाइन जो अधिगम की मात्रा है और यह समय है। अगर नहीं भी है तो सिर्फ नॉर्मल तरीके से जो है वो कर दीजिएगा कि सीखने का वक्र सीखने में होने वाली प्रगति को जो है व्यक्त करता है। सीखने का वक्र 3 प्रकार का होता है। यदि सीखने की क्रिया में वृद्धि होती है तो धनात्मक वक्र होता है, सीखने की क्रिया में कमी या शिथिलता होती है तो ऋणात्मक वक्र होता है। और हमारे जीवन में यही वक्र सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। कभी कभी सीखने में वृद्धि होती है, कभी कभी नहीं होती है, कभी अधिगम में पठार आ जाता है। ये मिश्रित वक्र हमारे जीवन में या सभी के जीवन में प्राप्त होता है। टीएटी, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण किसने तैयार किया था, तो ये नाम याद कर लीजिएगा, मार्गन व मूरे का। थीमेटिक व्यक्तित्व परीक्षण किसने तैयार किया था, मार्गन व मूरे ने। अब आते हैं कोहलर। कोहलर का प्रयोग किस पे था, सुल्तान नामक बनमानुस पे। स्किनर का प्रयोग किस पे था, चूहा और कबूतर पे। थांडाई का प्रयोग किस पे था, बिल्ली पे। पावलाव का कुत्ता पे। तो बेटा कोहलर का प्रयोग किस पे था, सुल्तान नामक बनमानुस पे। स्किनर का प्रयोग किस पे था, चूहा और कबूतर पे। थांडाई का प्रयोग किस पे था, बिल्ली पे। पावलाव का प्रयोग किस पे था, कुत्ते पे। अगले प्रश्न की तरफ।
कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, ये किसने कहा था? आप कहेंगे सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कहा था। कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, ये किसने कहा था? सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो कल्पना जो हम करते हैं वही हमारी स्मृतियां होती हैं, हमारी मेमोरी तेज चलती है। फिल्म भी देखते हैं और कल्पना करते हैं, उससे भी मेमोरी तेज होती है। माध्य माध्यिका बहुलक का प्रतीक, माध्य को हम यन से प्रदर्शित करते हैं और माध्यिका को यमी से प्रदर्शित करते हैं और बहुलक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। बहुलक जेड बराबर 3, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये सूत्र भी पूछा जा सकता है। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। धारणा का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है। धारणा स्मृति है, अर्थात आप किसी कंसेप्ट को धारित करते हैं तो आपकी मेमोरी मजबूत होती है। स्मृति प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया था। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। यह है तो दूसरे पेपर का, लेकिन पहले पेपर में भी पूछा गया है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर ने। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत जो है बीएफ स्किनर ने दिया था। तो एक बार फिर देख लेते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया था। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है। तो भैया इस समय हम सबसे ज्यादा रील से प्रेरित हैं, इस नाते मनोवैज्ञानिक जो है आपको याद रहेगा कि प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है। ये किसका कोटेशन है? एवरील का कोटेशन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स जूड थे। चार्ल्स जूड सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक जो है चार्ल्स जूड थे। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो हरमन रोसा का है, उसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। काले और स्लेटी रंग के 5 कार्ड होते हैं। काले स्लेटी और लाल रंग के जो है 2 कार्ड होते हैं और बहुरंगी कार्डों की संख्या 3 होती है। तो भैया रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में 10 कार्ड, काले और स्लेटी रंग के कार्ड 5 होते हैं, काले स्लेटी और लाल रंग के कार्ड 2 होते हैं, बहुरंगी कार्ड जो है 3 होते हैं और इसके द्वारा जो है व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। फिर पूछा व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि, भाई 4 प्रकार से होता है। आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, मनोविश्लेषणात्मक है, प्रक्षेपी विधि है, सब महत्वपूर्ण है। लेकिन आत्मनिष्ठ विधि में आत्मकथा, साक्षात्कार और प्रश्नावली विधियां सम्मिलित हैं। सीएटी परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रेन है भैया, चिल्ड्रेंस, ठीक है, चिल्ड्रेंस एपरसेप्शन टेस्ट, चिल्ड्रेन एपरसेप्शन टेस्ट, यह 3 साल से 10 साल तक के बच्चों की उम्र के लिए होता है। यह एक प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण है जिसमें जानवरों मनुष्यों के चित्र दिखाकर उनसे कहानियां बनाने के लिए कहा जाता है। तो सीएटी परीक्षण चिल्ड्रेन एपरसेप्शन टेस्ट यह 3 से 10 साल तक के बच्चों की उम्र के लिए होता है। पूछा जाता है सीएटी परीक्षण 3 से 10 साल के बच्चों के लिए होता है। यह एक प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण जिसमें जानवरों और मनुष्यों के चित्र देखकर उनसे कहानियां बनाने के लिए कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भैया 4 कारक पूछा है और ज्यादा रहेगा तो 4 को लिख लेंगे। पहला जो है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता भी शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पहलवान का बच्चा पहलवान होगा, क्योंकि वातावरण अगर मिलेगा तो पहलवान होगा, नहीं वातावरण मिलेगा तो पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होगा। पोषण उसको मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा उसको, जो पोषण मिलेगा तब वो पहलवान का बच्चा पहलवान होगा। खेल और व्यायाम मिलेगा तब जो है नींद पूरी होगी, विश्राम करेगा, परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आनुवंशिकता है, वातावरण है, पोषण है, खेल और व्यायाम है, नींद, विश्राम, परिवार की स्थिति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। पेपर में बिल्कुल आ सकता है। उड्वर्थ का है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, उड्वर्थ का कोटेशन है। अब बेटा जितने भी कोटेशन है वो 10 या 12 कोटेशन है, उनको पक्का याद कर लीजिए और लेक्चर को सुन लीजिए, एकदम अपने आप जो है पूरा लिख लेंगे।
बुद्धि लब्धि क्या होती है भैया? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 साल है और और उसकी वास्तविक आयु 10 साल है, तो बुद्धि लब्धि तो उसकी ज्यादा होगी भाई। 10 साल का लड़का 12 साल के बच्चे की बात को समझता है, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट। बुद्धि का परीक्षण करने में सबसे पहला प्रयास जो है पेरिस में शुरू हुआ था, और बीने और साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण का विकास 1905 पेरिस में किए थे। बीने और साइमन बुद्धि परीक्षण का विकास 1905 पेरिस में शुरू हुआ। अभिप्रेरणा की परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा वह आंतरिक या बाहरी शक्ति है। क्या है भैया? आंतरिक। आंतरिक अभिप्रेरणा हो सकती है, बाहरी, जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य उन्मुख, व्यक्ति के लक्ष्य उन्मुख व्यवहार को, भाई आपके सामने आपका लक्ष्य रहेगा, उसी के उन्मुख व्यवहार को सक्रिय करती है, निर्देशित करती है, नियंत्रित करती है। तो अभिप्रेरणा वह आंतरिक या बाहरी शक्ति है। कोटेशन तो भैया आपको याद करना ही करे। अभिप्रेरणा भैया आप आज जो है फर्स्ट पेपर देखिए, सारी चीजों को हटा के आज पहला पेपर देखिए, वीडियो देखिए, सारे कोटेशन लिखिए, एकदम एक दिन की तैयारी में आप जो है 40 प्लस पाएंगे। अभिप्रेरणा वह आंतरिक या बाहरी शक्ति है जो किसी व्यक्ति के लक्ष्य उन्मुख व्यवहार को सक्रिय, निर्देशित और नियंत्रित करती है। लक्ष्य उन्मुख, आपका लक्ष्य अच्छा नंबर पाना, मैं अभी प्रेरित कर रहा हूं, आपका व्यवहार सक्रिय रहेगा, आपको मैं निर्देशित कर रहा हूं, आपको नियंत्रित कर रहा हूं, और उस स्थिति में मात्र 80 प्रश्न दे के 40 प्रश्न जो इसी पेपर में से लाने की आपसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आ जाए। मध्यमान निकालने का सूत्र क्या होता है? सिग्मा यक्स अपानियन। मध्यमान का मतलब होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विस्मृति का अनाभ्यास सिद्धांत क्या है भैया? आप ही बताइए, अगर किसी चीज का अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल नहीं जाएगा। यदि किसी सीखे हुए विषय वस्तु पे अभ्यास न किया जाए तो विस्मृत हो जाती है, अर्थात भूल जाती है। इसलिए स्मृति के लिए अभ्यास या पुनरावृत्ति आवश्यक है। और मैं ये कोटेशन जरूर लिख दीजिएगा, एक्सरसाइज मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ कोटेशन पे ध्यान दीजिएगा। अगर कोटेशन 12 या 15 याद कर लिए ना तो पेपर कल का जो एकदम जबरदस्त हो जाएगा। एक्सरसाइज मेक्स अ मैन परफेक्ट। और कोटेशन से ही एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी आएंगे, जहां पे बस सिर्फ 15 या 20 लाइन का नोट्स है जो आप कर लेंगे अवधान केंद्रित करने के। भैया किस तरह से आपका किसी चीज पे ध्यान रहेगा, अवधान किस तरह से आप सावधान रहेंगे, किस तरह से कंसंट्रेट रहेंगे। अवधान का मतलब कंसंट्रेशन। भाई कंसंट्रेशन, ध्यान और मौन पहली चीज होता है कंसंट्रेशन के लिए, ध्यान और मौन। दूसरा, बार बार अभ्यास करेंगे परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने के लिए। नियमित व्यायाम और पक्का नींद, नींद भी अधिगम के लिए भी नींद, सबके लिए नींद बहुत जरूरी है। एक समय में एक काम करना, एक से अधिक। अभी नहीं कि पेपर कल परसों पेपर है और कुछ दूसरा चीज हम करने लगे। अच्छी स्मृति की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अच्छी स्मृति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? अच्छी स्मृति में आप तीव्र ग्रहण क्षमता होनी चाहिए, अर्थात जल्दी से किसी चीज को ग्रहण करिए। लंबे समय तक जानकारी बनाए रखने की क्षमता, भाई बार बार अभ्यास करिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। सफलता मिलने के बाद भी अभ्यास में लगे रहिए। त्वरित व सटीक स्मरण हो, पहचानने की क्षमता हो, यह अच्छी स्मृति की विशेषता होती है। तीव्र ग्रहण क्षमता, लंबे समय तक जानकारी बनाए रखने की क्षमता, त्वरित और सटीक स्मरण और पहचानने की क्षमता। और इस पेपर का लास्ट प्रश्न है, समांतर माध्य को उदाहरण सही समझाइए। 1 से 10 तक का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? यक्स डैश बराबर सिग्मा यक्स अपानियन पदों का योग बटा पदों की संख्या। 1 से 10 तक का है। 1 से 10 तक 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 बटा 10, टोटल को जोड़ेंगे 55 होगा। 55 बटा 10 बराबर 5.5। इस प्रकार से मात्र एक वीडियो में पूरा जो है बाल मनोविज्ञान आपको दिए जाने का प्रयास किया गया है। और कल जो है 11 बजे तक, कल छुट्टी का दिन है, कल 11 बजे तक आपको जो है दूसरे पेपर की वीडियो दे दी जाएगी। आज सिर्फ पहला पेपर पढ़िए, कल जो है दूसरा पेपर पढ़िए, और सुबह के समय एक बार बस केवल दोहराइए और जाके पेपर दीजिए। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।